आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको आगे बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। एक बड़ा वीकेंड था, उसके बाद हमने देखा कि बाजार में आज तेजी देखने को मिली है। और मार्केट की बात करें तो आज जो क्लोजिंग हुई है वो भी काफ़ी मजबूत देखने को मिली है। लगातार छठे दिन तेजी देखी। निफ्टी करीब 127 अंक चढ़कर 4 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 200 अंकों की तेजी देखने को मिली और आज एफएमसीजी, ऑटो और रियल्टी शेयरों से सबसे ज़्यादा सहारा देखने को मिला है। और किस तरह का कारोबार रहा दिन भर, इस पर भी एक बार चेक ले लेते हैं। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा एक मार्केट का रिकैप लेकर। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, आज मार्केट्स में देखिए आज एक अच्छे, हालांकि लास्ट आवर में ज़रूर ये तेज़ी बढ़ी लेकिन एक रेंज में था बाजार, बायस पॉजिटिव की था। ब्रॉडर मार्केट से एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में 1-1% की तेज़ी देखने को मिली और बड़ा एक्शन आपको देखने को मिला है। जहाँ पे न्यूज़ बेस्ड एक्शन था, या तो अर्निंग्स का एक रीज़न रहा है या फिर पूरे स्पेसिस में आप एक इम्पैक्ट देख रहे हैं। अगर हम निफ्टी के पहले 5 काउंटर्स की बात करें तो वहाँ पे HDFC लाइफ, HDFC काउंटर्स आज सारे तेज थे। HDFC लाइफ की बात हो, अदानी पोर्ट्स की बात हो, और साथ ही अदानी पोर्ट्स पे तो खैर टेक्निकल ब्रेकआउट की बात की जा रही है। आयशर मोटर, मारुति, M&M, तो ऑटो पैक तो के लीडर सेक्टोरल वाइज सबसे लीडिंग पैक आज का सेक्टोरल ऑटो पैक रहा, लेड बाय द एस्कॉर्ट्स कुबोटा और साथ ही आयशर मोटर। M&M की न्यूज़ आई, मारुति भी एक ब्रेकआउट लेवल्स पर है, तो पूरे ऑटो पैक में आपको आज एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंस दिखी। ऑटो पैक के साथ साथ ही आप ऑटो एंसिलरीज की बात करें, टायर स्टॉक्स की बात करें, क्योंकि एक डबल रीजन रहा, पेन स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स, इनके लिए क्योंकि क्रूड एज अ कंपोनेंट यूज होता है। क्रूड में सॉफ्टनेस जब होती है हम इस पूरे स्पेस में तेजी देखते हैं। और साथ ही नंबर्स का भी एक ट्रिगर था कि अपोलो टायर्स में नंबर्स आए और पूरे आप स्पेस पे, ये तीनों रीजंस को चलते हैं आपने पूरे स्पेस पे एक वाइब्रेंस देखी। आज ड्रैगर्स कहाँ से निकल कर, ड्रैगर्स आपको क्लियरली यहाँ पे भी अर्निंग्स एक बड़ा ट्रिगर है। मन्नापुरम फाइनेंस, वहाँ पर आप देखेंगे तो 12% तक की फॉल देखने को मिली, क्योंकि वहाँ पर अर्निंग्स का एक ट्रिगर था। जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पे भी नंबर आए, उसके बाद आपने थोड़ा वहाँ पर सॉफ्टनेस देखी। मुथूट फाइनेंस के भी नंबर्स आए, मुथूट फाइनेंस में आपको देखा 12% तक की गिरावट देखने को मिली। नॉन निफ्टी काउंटर्स की भी यहाँ बात कर रहे हैं हम। सो ये कुछ काउंटर्स है जहाँ अर्निंग का क्लियरली आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिला। मेटल पैक में हालांकि हिंडाल्को भी वीक था, लेकिन एक लास्ट आवर में एक न्यूज़ ये भी आई मेटल पैक में आपको जिंक लेड काउंटर्स जो थे, चाहे वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, तो प्योर प्ले हुआ, क्योंकि जिंक स्मेल्टर्स यूरोप का जो बड़ा जिंक स्मेल्टर है वो बंद किया जाएगा 1 सितंबर से, जिसके चलते जहाँ भी जिंक प्रोड्यूसर्स इंडिया में प्योर प्ले के लिहाज से हिंदुस्तान जिंक, वहाँ पर आपको बड़ी तेजी देखने को मिली। मिड कैप स्पेस से दूसरे जो एक्शन में थे काउंटर्स, एस्कॉर्ट्स कुबोटा था, अपोलो टायर ऑन द नंबर्स। पावर स्पेस में जितने भी पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस है वहाँ पर रिफॉर्म्स के चलते आपने अच्छे मूव देखे। अदानी पावर एक लीडर यहाँ पर भी रहा। और साथ ही दूसरे अगर आप पूरे स्पेसेस की बात करें तो AMC स्पेस आज फोकस में था। AHD AMC या HDFC AMC, वहाँ पर इक्विटी स्टेक के चलते, और साथ ही UTI AMC में टाटा AMC के स्टेक बाय के खबरों के चलते आपने देखा यहाँ पर इन AMC स्टॉक्स में अच्छी वाइब्रेंस थी। टायर स्टॉक्स थे एजिस लॉजिस्टिक्स के कारण नंबर्स अच्छे आए, तो हमने पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स स्पेस देखा, वहाँ अच्छी तेजी थी। और फाइनेंस काउंटर्स में भी आपको आज अच्छी तेजी देखने को मिली। सो ओवरऑल सेक्टोरल मूव्स अगर की बात करें तो हाईएस्ट गेनर जो थे वो आज ऑटो पैक से निकल कर आए। बिल्कुल, आज ऑटो शेयरों में हमने देखा कि शानदार तेजी देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये तो था मार्केट का एक चेक, अभी प्रियंका आपको बता रही थी। और काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ आज बाजार में क्लोजिंग देखने को मिली और ऑटो पैक में आज अच्छी मजबूती थी। लेकिन इसी दौरान हमने दिन भर काफ़ी सारे मार्केट एक्सपर्ट से भी बात की और आपको एक करके सुनवा देते हैं कि उनका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर। पाइपर सैरिका के MD एंड CEO अभय अग्रवाल ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में आगे भी तेजी बरकरार रहने का अनुमान है। उनके मुताबिक ऑटो सेक्टर में आगे भी डिमांड काफी अच्छी नजर आ रही है। हमने देखा पिछले 1 महीने में काफी लॉन्ग टर्म कैपिटल है जो वापस नॉट ओनली इंडिया में बट ग्लोबल मार्केट्स में वापस आई है, और काफी जो ऐसे लीडिंग स्टॉक्स है जो बीटन डाउन थे उनको एक वैल्यू बाइंग की तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ले रहे हैं। तो FPIs का जो ये फ्लो है, ये मुझे नहीं लगता कि जल्दी में इसका ट्रेंड चेंज होकर वापस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि काफी टाइम के बाद 9 महीने की सेलिंग के बाद ये पॉजिटिव हुआ है। तो अगर हम देखें दो FPIs का फ्लो पॉजिटिव है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का फ्लोज कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है मंथ ऑन मंथ, और उसके सामने फंडामेंटल्स जो कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं वो भी उम्मीद से बेटर है, प्लस जो मैक्रो सिचुएशन है वो भी इंप्रूव हो रही है।
तो आई थिंक इन सबको अगर साथ में मिला के देखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये घबराना चाहिए कि ये शॉर्ट लिव्ड रैली है और ये एकदम से रिवर्स हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये एक तरह से कैचअप रैली है जिसमें अभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल आई है मार्केट में, स्पेकुलेटिव कैपिटल अभी भी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि मार्केट सस्टेन करेगा इस लेवल पे। बहुत अच्छी डिमांड है, इनफैक्ट जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेटर डिमांड है। और अभी क्या है, अभी भी इंक्वायरीज हैं। अभी ये एक सीजनैलिटी है ऑटोज में। क्या होता है कि पहले इंक्वायरीज, जो कस्टमर हैं वो पहले इंक्वायरीज करना शुरू करते हैं कि भाई क्या ले, क्या पहले हम टीवीएस के शोरूम में जाते हैं, फिर उसके बाद बजाज के, फिर हीरो मोटोकॉर्प के, फिर जिसको पीवी लेनी है वो अलग अलग कंपनी में जाके पहले इंक्वायर करते हैं कि भाई ले तो क्या ले। तो उसी में जो डीलर्स हैं उनको समझ में आने लगता है कि अगर फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं तो मतलब डिमांड आने वाली है, ये इंक्वायरीज अच्छी हैं तो मतलब डिमांड भी आएगी। और उसी हिसाब से वो गाइड करते हैं ओईएम्स को कि आप इन्वेंट्री बढ़ाइए। और इस टाइम हम देख रहे हैं इन्वेंट्री पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा लीन है, मतलब 25-26 दिन से ज्यादा की इन्वेंट्री नहीं है, जबकि 5 साल पहले मैं देखूं तो 50-60 दिन की इन्वेंट्री होती थी सिस्टम में। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो ऑटोज में अक्रॉस द बोर्ड पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर्स और ईवीज स्पेशली जो है उसमें काफी डिमांड है। तो मुझे लगता है ये सीजन अच्छा जाएगा इस सेक्टर के लिए। तो ये थे अभय अग्रवाल ऑटो सेक्टर पर अपना व्यू शेयर करते हुए। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की भी बात करते हैं। और आज डीएफएम फूड्स में हमने देखा कि शानदार तेजी देखने को मिल रही थी। शेयर में 20% का अपर सर्किट भी लगा। जोरदार तेजी की वजह क्या है, बताने के लिए हमारे साथ विनी जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए। तो कारण तो मेनली देखें तो जो मेनली एडवर्ड इंटरनेशनल है, जो पीई फर्म मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता है डीएफएम फूड्स में अपनी सब्सिडरी के वाया जो है एआई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स ना, वो उन्होंने अनाउंस किया है कि वॉलंटरी डीलिस्टिंग होने वाली है डीएफएम फूड्स की। अगर अभी देखा जाए तो जो स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करते हैं वो है 73.7% स्टेक कंपनी में होल्ड करते हैं। दिस इज एज ऑन जून 2022। और ये वॉलंटरी डीलिस्टिंग के लिए कंपनी ने एक्सप्रेस की है कि वो अक्वायर करेंगे, उसके मेजॉरिटी जो पब्लिक शेयर होल्डर्स की शेयर्स है वो अक्वायर कर लेंगे। और इसके लिए जो मैनेजर है, लीड मैनेजर, वो है जेएम फाइनेंशियल्स को अपॉइंट किया हुआ है। उसके अलावा टॉप होल्डर्स की बात करें तो इन्वेस्को है, वहाँ पे म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्को है वो ओन करते हैं 2.5% स्टेक। उसके अलावा रिटेल इंडिविजुअल होल्डर्स अराउंड 27,000 रिटेल इंडिविजुअल होल्डर्स होल्ड करते हैं 15% स्टेक कंपनी में। और दूसरे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं 3.97। और एफआईआईज ओवरऑल अभी डीएफएम में ओन करते हैं अराउंड 0.37% स्टेक। तो ये मेनली जो वॉलेटरी डीलिस्टिंग की बात चल रही थी और जो अनाउंस की हुई है उसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि आज स्टॉक अपर सर्किट में लॉक हो चुका है। और इसके अलावा आज यूटीआई एएमसी के शेयर में भी आज जोरदार तेजी देखने को मिली। बाजार में खबर है कि टाटा एएमसी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकती है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं शरद दुबे के पास। शरद, बताइए क्या जानकारी है आपके पास इस खबर से जुड़ी? जी, एएमसी स्टॉक्स आज बज़ कर रहे हैं और यूटीआई एएमसी में भी शानदार मूवमेंट देखने मिली है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी कंसिडर कर रही है 45% स्टेक यूटीआई एएमसी में खरीदारी के लिए। अब ये जो खरीदारी होगी वो 4 पब्लिक एंटरप्राइजेज के स्टेक को खरीदने से होने वाली है। वो 4 एंटरप्राइजेज है पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। ओवरऑल टाटा एसेट मैनेजमेंट लगभग 4,300 करोड़ पे कर सकती है इस डील के लिए। और अब देखा जाए तो टाटा सन्स और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस ओवरऑल जो है टाटा एएमसी को जॉइंटली होल्ड करते हैं। और अगर इसको कंबाइन करके देखेंगे तो टाटा एमएफ और यूटीआई एमएफ जो है इंडिया की चौथी लार्जेस्ट एसेट मैनेजर प्लेयर बन जाएगा और इनका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट रहेगा वो लगभग 3 लाख करोड़ का रहने वाला है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें, अगर दोनों को कंपेयर करें तो देख सकते हैं रेवेन्यू, पैट, टोटल एसेट्स, ये तीनों क्राइटेरिया में यूटीआई एएमसी हावी है। हालांकि टाटा एएमसी की जो पोर्शन है कंट्रीब्यूशन की स्मॉल है, लेकिन इस एक्विजिशन के बाद जो है अच्छी मार्केट शेयर गेन्स देखने मिल सकती है। अब वैल्यूएशंस की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के वैल्यूएशंस जो है बहुत प्रीमियम साइड में है और निप्पॉन इंडिया और आदित्य बिरला सन लाइफ के लगभग मिड वैल्यूएशंस कह सकते हैं, लगभग 22 to 27 टाइम्स। हालांकि जो चीपेस्ट एएमसी स्टॉक है वो है यूटीआई एएमसी। और याद रखिएगा पहले तिमाही में ये सिर्फ एएमसी थी जहां पे इसको ओवरऑल मार्केट शेयर गेन्स देखने मिली है। तो ऑफकोर्स इस स्टॉक में जो ज़रूर आप फोकस रखेंगे।
और आज हमने देखा यूटीआई एएमसी में करीब 15% की तेजी थी। एचडीएफसी एएमसी में भी एक बड़ा फंड एक्शन हुआ, उसके चलते आज तमाम एएमसी काउंटर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं और खबर आ रही है कि केंद्र सरकार अब एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए लाइसेंस की शर्त हटाने वाली है। इसके बाद कोई भी ऑपरेटर बाजार से एनर्जी खरीदकर इसका स्टोरेज कर सकेगा। क्या है पूरी खबर और इसके मायने क्या हैं, ये समझने के लिए चलते हैं प्रकाश के पास। प्रकाश बताइए। देखिए, ऊर्जा मंत्रालय ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स जारी कर दिए हैं और इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स से उनके कमेंट्स मंगाए हैं। पावर सेक्टर में जो नए बदलाव हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए कई तरह के जरूरी प्रावधान इन नए ड्राफ्ट रूल्स में किए गए हैं। सबसे पहले अगर आप एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात कर लीजिए तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिपेंडेंट ऑपरेटर, कोई भी कंपनी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा सकती हैं, इस बिजनेस में आ सकती हैं। इसके लिए प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया गया है। पावर जनरेशन के ही तर्ज पे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी एक डी लाइसेंस्ड एक्टिविटीज के तौर पर मानी जाएंगी। इसके लिए किसी भी स्टेट से या फिर किसी भी एंटिटी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। जहां तक कंपनियों का सवाल है, चाहे वो ट्रांसमिशन कंपनी हो, जनरेशन कंपनीज हो या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो, इन्हीं इस बात का विकल्प मिलेगा कि वो नेटवर्क असेट के तौर पर ही एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा सकती हैं। इस बात का भी विकल्प दिया जाएगा कि कोई भी इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट ऑपरेटर या कोई भी कंपनी अपने एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को रेंट पर देना चाहती हैं या लीज आउट करना चाहती हैं, उन्हें इसका भी विकल्प मिलेगा। इसके अलावा नए ड्राफ्ट रूल्स में कुछ और प्रावधान किए गए हैं और जो सबसे अहम प्रावधान है वो है टैरिफ निर्धारण से संबंधित, जिसमें यह कहा गया है कि टैरिफ का जो निर्धारण हो वो कॉस्ट रिफ्लेक्टिव हो, यानी कि इनपुट कॉस्ट के आधार पर हो, फ्यूल कॉस्ट के आधार पर हो। इस बात का ध्यान रखा जाए। इसके लिए डिस्कॉम्स को इस बात की आज़ादी मिलेगी कि अगर उनके इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, फ्यूल कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, पावर परचेज कॉस्ट उनका ज़्यादा है, तो वो इसका एडजस्टमेंट जो है वो पावर टैरिफ में करें और इसे कंज्यूमर को पास ऑन किया जाए। हर महीने के आधार पर नए पावर टैरिफ का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए जो रेगुलेटरी कमीशन है वो एक प्राइस एडजस्टमेंट फार्मूला तय करेंगी और उसी फार्मूले के आधार पर जो डिस्कॉम्स हैं वो नए पावर टैरिफ का निर्धारण करेंगी। नए प्रावधान के हिसाब से 90 दिन के अंदर जो रेगुलेटरी कमीशन है वो नए फार्मूला का निर्धारण करेंगी, जिसको कि डिस्कम्स के लिए मानना अनिवार्य होगा। ऊर्जा मंत्रालय ने 11 सितंबर तक सभी स्टेक होल्डर से नए रूल्स पर कमेंट्स मंगाए हैं। ओके, थैंक यू प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है और 3 तिमाही की ग्रोथ के बाद निफ्टी के ईपीएस में कमी देखने को मिल रही है। इसके क्या मायने हैं बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शरद बताइए। जी बिल्कुल, अब देखा होगा रिसेंटली जो है निफ्टी में बहुत तेज़ी देखने मिली है, ऑफकोर्स जून एंड से लेके। लेकिन अगर ईपीएस की बारे में बात करें, जो निफ्टी इंडेक्स के जो जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके जो ईपीएस आए हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है और इसके कारण जो एनालिस्ट के थोड़ी सी कॉशियस ज़रूर है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल में लगभग 214 रुपये का था और जुलाई में जब आप कह रहे हैं कि अर्निंग सीजन कंप्लीट हुई है तो ऑलमोस्ट 186 रुपीज़ आया है। अब देखा जाए तो 3 तिमाही के ग्रोथ के बाद जो है आपके ईपीएस में एक कट देखने मिली है ओवरऑल, और 2 क्वार्टर में जो है लगातार 200 रुपये के ऊपर ईपीएस था, तो उसके कारण जो है अब एक डाउन टिक देखने मिल रहा है। ये फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस है, याद रखिएगा, और जो एस्टिमेट्स था उससे भी जो है कम आया है। और इसके अलावा अगर नतीजे की बात करते हैं तो निफ्टी की स्कोर कार्ड जो है उसमें पहले तिमाही में देखे तो उसमें लगभग 21 शेयर्स जो हैं जिनके जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं। हालांकि अगर आप देखें कि अनुमान से जो कमज़ोर नतीजे आए हैं पिछले 5 क्वार्टर में, सबसे ज़्यादा क्वार्टर में जो कह सकते हैं जो बिलो द नंबर्स आए हैं वो जो है इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं और मिले जुले नतीजे जो ऑलमोस्ट सपाट रहे हैं एक एवरेज में बिटवीन 8 to 10 स्टॉक्स को लेके। तो ये आपके निफ्टी 50 इंडेसेस के हुए। अब वैल्यूएशंस की बात करते हैं कि आगे जाते हुए एनालिस्ट का क्या एस्टिमेशन है, तो आप ईपीएस में आप देख सकते हैं 12 मंथ फॉरवर्ड बेसिस पे कि आप जो अर्निंग्स पर शेयर है वो उसमें बढ़ोतरी देखने मिलेगी। 909 रुपये वित्त साल 2022 का था, अब वो बढ़ के जो है ऑलमोस्ट 1093 रुपीज़ होगा। हालांकि वैल्यूएशंस एक पार्ट है जहाँ पे जो देख सकते हैं वैल्यूएशंस थोड़ी कूल ऑफ हो सकती है। एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 20 गुना से वैल्यूएशन घट के ऑलमोस्ट 16 टाइम्स हो जाए अगले 2 साल में। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए।